सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 9 क्लास 9th हिंदी साहित्य गद्य पाठ 2 जिसका शीर्षक है मंत्र नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक हिंदी उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद जी हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हमें लेखक के जीवन के बारे में जान लेना अति अनिवार्य है। तो आइए हम प्रेमचंद के जीवन के बारे में सर्वप्रथम समझते हैं। तो देखिए इनका जीवन परिचय। कहानी एवं उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। इतनी निर्धनता में पले हुए भी इन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और परिश्रम के बल पर वो करके दिखाया जो सामान्य विद्यार्थी जल्दी नहीं कर सकते। तो प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। प्रारंभिक जीवन में जब ये अपनी शिक्षा समाप्त किए तो कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापन कार्य किए। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखने के कारण कुछ दिनों बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अर्थात जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया तो उस समय गांधी जी की मतलब विचारधारा से पूर्ण विश्वास रखते हुए, अर्थात गांधी जी की धारणा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया तथा बाद में अपना प्रेस खोला और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। जब इन्होंने अपना सर्वप्रथम प्रेस खोला तो उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गया। अर्थात बहुत कम दिनों तक ही ये जीवित रहे और इतनी अल्पायु में ही इन्होंने अपना नाम रोशन किया और हिंदी साहित्य में अपना नाम जागृत किया। साहित्यिक परिचय इनका देख लीजिए। प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास एवं 300 कहानियों की रचना किया इतने अल्पायु में। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, अर्थात संपादक भी रहे और हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे, अर्थात समाज में जो बुराइयां थीं उसको उजागर करने का कार्य श्री प्रेमचंद जी ने किया। तो बच्चों, प्रेमचंद जी की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उपन्यास में सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में बांटा गया है, जो मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। अर्थात इनकी कहानियों की कुल संख्या 300 है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक। साहित्यिक निबंध इन्होंने कुछ विचार नाम से प्रकाशित किया है। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। अर्थात इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं
वो समाज से ओतप्रोत कहानियाँ हैं जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को युगांतर उपस्थित किया। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसानों की दशा, कि उस समय के किसानों की क्या दशा थी, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, अर्थात उस समय की नारियों की क्या व्यथा थी, क्या दशा थी, और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण भी मिलता है। अर्थात इन्होंने समाज में होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए ही लेख लिखे हैं। उनकी सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। इन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया था। इनकी भाषा, प्रेमचंद की भाषा उर्दू से हिंदी में आए थे। चूँकि प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू का अधिक समन्वय मिलता है। लोकोक्तियाँ जितनी हैं और मुहावरे जितने हैं वो सब ज़्यादातर उर्दू में है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आपकी भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक वह रूप जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, अर्थात संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक लिए गए हैं, और दूसरा है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः भाषा के इन दोनों रूपों में आपने सरसता और सरलता का ध्यान रखा है और सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आम आदमी भी उसको समझ सके। आपकी भाषा में सादगी एवं अलंकारिता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, पूस की रात आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो कि पढ़ने में बड़ी ही रोचक हैं और समाज को एक रास्ता दिखाती हैं। इनकी शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध हैं। वे कौन कौन सी शैलियाँ हैं? वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने जो ये पाठ आपके यहाँ मंत्र लिखा है, ये पाठ जो है एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति कैसी निष्ठा रखनी चाहिए, जैसा कि अभी पाठ में मैं पूर्ण रूप से इसको बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो कि मतलब जो अपने खेल के दौरान दूसरे के मतलब जब पीड़ा को भूल जाता है और अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाता है, और एक आदमी जो कि उसी के ऊपर गुजरा है लेकिन वो जा कर के उसके लिए अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय देता है। तो हाथ बच्चों, अब जो है प्रेमचंद जी जो मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्यनिष्ठा इस पाठ में प्रस्तुत किया है, उसको हम अब इस पाठ के माध्यम से पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहते हैं संध्या का समय था। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दी। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली और ढाले के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। बच्चों, कैसा समय था? संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा जो है एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो कि मतलब जो उस समय गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार उनकी सामने खड़ी थी। उसी समय जो है 2 कहार एक डोली लिए हुए आते हैं
और उस डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ इतना जर्जर है कि लाठी के सहारे चला रहा है, और डोली और ढाले के सामने मतलब अस्पताल के सामने आकर के रुक जाती है। और फिर बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक्र से झांका, अर्थात उनकी खिड़की से झांका। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब का मकान इतने अच्छे ढंग से बना हुआ था कि उस पर जो है पैर रखने पर भी उस बूढ़े आदमी को संकोच हो रहा था कि कहीं डॉक्टर साहब घुड़क न दें कि हाँ कहाँ चले आ रहे हो गंदगी फैलाने के लिए। वह डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने खड़े देख करके भी कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब उस समय मेज़ के सामने खड़े थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी की उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, मतलब बड़ी तेज आवाज़ में कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार पड़ा है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, मतलब सिगार जानते हो, सिगरेट की तरह सिगार भी होता है, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक दिए, घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, अर्थात कलाई में अपनी घड़ी देखा। फिर केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल पिस्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी, अर्थात अपनी पगड़ी उतार के, एक तरह से समझो कि अपनी इज्जत उतार करके उनके पैरों पर रख दिया। चौखट पर रखना का मतलब पैरों पर रख दिया, और रो कर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो दीनबंधु। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब जो है इतने उग्र स्वभाव के हो गए कि कह रहे हैं कि ऐसे उजड्ड लोग प्रायः आया करते हैं। जाओ, डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसे उजड्ड बहुत से आया करते हैं, और उनके स्वभाव से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। कोई कितना भी कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी, केवल एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठ कर बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह, जैसे मूर्ति बिल्कुल जो है निस्तब्ध होकर के खड़ी रहती है, उसी प्रकार से वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर साहब को खड़ा होकर देखता रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी फिक्र या परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। जैसा कि भी मैंने आप लोगों को बताया था कि संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। उन दिन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। जब तक उसे मोटर दिखाई दी तब तक वह डॉक्टर साहब को देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। वो सोचता था कि डॉक्टर साहब अब भी हमारी बात सोचकर लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। जब उम्मीद खत्म हो गई तब उसने कहारों से कहा, लेकर चलो। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई।
चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, अर्थात डॉक्टर चड्ढा की उसने इतनी तारीफ सुनने के बाद ही अपने बच्चे को लेकर के आया था। लेकिन यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, अर्थात उसने अपनी किस्मत ठोक ली। आगे का भाग मैं कल पढ़ाऊँगा, तब के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।